आदर्श की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने माध्य मुक्त पथ के बारे में एक व्यंजक स्थापित किया था कि लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ऐसा हमने कल एक व्यंजक स्थापित किया था। वह व्यंजक किसका था? माध्य मुक्त पथ का व्यंजक। उसके बाद उसके बारे में हमने क्वेश्चन भी नोट किए थे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है अभिगमन घटनाएं। हेडिंग लगाइए आप भी साथ साथ में, अभिगमन घटनाएं। आज हम अभिगमन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भाई सभी विद्यार्थी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि साम्यावस्था हमने पढ़ी है। साम्यावस्था कौन सी अवस्था होती है? जब हमारा ये क्वेश्चन हो तो हम एक लाइन में इसका यही उत्तर देंगे कि अधिकतम प्रायिक अवस्था साम्यावस्था होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अधिकतम प्रायिक अवस्था ही साम्यावस्था होती है। लेकिन होता क्या है कि गैस में अणु या गैस के जो कण हैं वो गैस के अणु एक दूसरे में की ओर गतिशील करते हुए रहते हैं, और गैस है ना वो साम्य अवस्था में नहीं होती है। और कोई भी गैस जो साम्य अवस्था में नहीं है, साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए गैस में कुछ घटनाएं होती है। जैसे गैस साम्य अवस्था में होती तो नहीं है, लेकिन साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। हम भी जानते हैं कि साम्य अवस्था एक स्थायी अवस्था होती है, तो गैस भी स्थायी रहना चाहती है और साम्य अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती रहती है। इस प्रयास के लिए गैसों में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। पहली घटना होती है संवेग स्थानांतरण। पहली घटना क्या होती है? संवेग स्थानांतरण। गैस साम्य अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस दौरान गैस में 3 घटना होती है, जिनमें पहला नाम है संवेग स्थानांतरण, दूसरी प्रकार की घटना है ऊर्जा स्थानांतरण, तीसरे प्रकार की घटना है वो है द्रव्यमान स्थानांतरण। ये 3 घटनाएं गैस में होती है। याद कीजिए, यह तीनों घटनाएं गैस में कब होती है? जब गैस साम्य अवस्था की ओर बढ़ने के लिए तत्पर होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि गैस साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है, जिसके कारण गैस में 3 प्रकार की घटनाएं संभव होती है। उनमें पहली प्रकार की घटना है संवेग स्थानांतरण, दूसरे प्रकार की घटना है ऊर्जा का स्थानांतरण, तीसरे प्रकार की घटना है द्रव्यमान का स्थानांतरण। यानी गैस में ये तीनों प्रकार की घटनाएं साम्य अवस्था को प्राप्त करने के दौरान होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेग स्थानांतरण। देखिए भाई, गैस को हम पदार्थ के गतिक प्रतिरूप में पढ़ चुके हैं। गैस को अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। सामान्यतः गैस के अणु एक दूसरे की ओर अनियमित रूप से गति करते हुए रहते हैं। और पदार्थ के गतिक प्रतिरूप में हमने पढ़ा था कि गैस को अलग अलग परतों से मिलकर बना माना जा सकता है। ये परतें गतिशील होती है, यानी मान लीजिए ये गैस की एक लेयर बना रहा हूँ, यानी परत बना रहा हूँ। देखिए ये गैस की कोई परत है, इसको नाम दे देते हैं। हमें अलग अलग परतों को नाम दे रहा हूँ। इसको नाम दे रहा हूँ AB, इसको नाम दे रहा हूँ मैं Q है,
इसके ऊपर मैं नाम दे रहा हूँ P है और उसके ऊपर R है। जिस परत का वेग कम होगा उस पर ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग बढ़ जाए। ऐसा भाई क्यों? देखिए, ऊपर वाली परत का वेग हम सामान्य ज्ञान से ही जानते हैं, ऊपर वाली परत का वेग ज़्यादा होगा, नीचे वाली परत का वेग कम होगा। लेकिन जिस परत का वेग कम होगा उस पर एक ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग क्या हो जाए? बढ़ जाए। जबकि ज़्यादा वेग वाली परत पर, ज़्यादा वेग वाली परत से तात्पर्य है R परत, ज़्यादा वेग वाली परत पर ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग कम हो जाए। कम वेग वाली परत पर ऐसा बल लगेगा कि उसका वेग ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा वेग वाली परत पर ऐसा बल लगेगा कि उसका वेग कम हो जाए। देखिए, हमारे चित्र में आपको एक AB स्थिर सतह दिखाई दे रही है। AB क्या है? स्थिर सतह है। मैंने AB एक स्थिर सतह बनाई है, उस पर जिससे देखिए इससे 3 ऊंचाई पर, पहली ऊंचाई है z माइनस लेमडा, दूसरी z और तीसरी z प्लस लेमडा ऊंचाई है। मान लीजिए दोनों परतों के बीच में लेमडा दूरी है। कितनी दूरी है? लेमडा दूरी है। ये भी लेमडा है और ये दूरी मैं मान लेता हूँ कि z है। तो इस परत की दूरी कितनी हो जाएगी? z में से लेमडा को मैं घटा दूँ, इस परत की दूरी क्या हो जाएगी? z में लेमडा जोड़ दो। ये सामान्य ज्ञान की बात है। और देखिए, मैंने एक AB एक स्थिर सतह पर गैस की 3 परत बनाई है, जिसमें पहली परत Q है, वो स्थिर सतह से z माइनस लेमडा ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी परत P है जो स्थिर सतह से z दूरी पर स्थित है। तीसरी परत R है जो स्थिर सतह AB से z प्लस लेमडा ऊंचाई पर स्थित है। हमें QPR 3 परत दिखाई दे रही है इस चित्र में। देखिए, तीनों परतों का मैं वेग लिख रहा हूँ कि मान लीजिए इस परत का, P परत का वेग है V मान लेते हैं। कितना है? V। अब देखिए ये इसका मैंने इस परत का वेग माना है V। ये कौन सी परत है? ये P परत है। अब देखिए, मैं Q परत का वेग लिख रहा हूँ, तो वह वेग क्या होगा? इस V से कम होगा। V माइनस लेमडा dV बटा dz। अब इस परत का मैं वेग लिख रहा हूँ, इसका वेग मैं देखिए V से थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ, V प्लस लेमडा dV बटा dz। हम सभी विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि मैंने बीच वाली परत की दूरी भी z मानी है और वेग भी उसका v माना है, लेकिन ऊपर और नीचे देखिए कुछ अलग है, कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा हम इसलिए है कि हमें परतों के वेग का अध्ययन करना है, तो हम ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से ज़्यादा है और नीचे वाली परत का बीच वाली परत के वेग से थोड़ा कम है। ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है और मैंने जो लिखा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी परत का वेग कौन सी परत के वेग से ज़्यादा है और कौन सी परत के वेग से कम है। देखिए, यहाँ पर dV बटा dz भी मैंने लिखा है। ये क्या है? dV बटा dz। dV बटा dz ये क्या है? वेग प्रवणता। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। याद कीजिए, कक्षा 11 में हमने कौन से टॉपिक के दौरान ये वेग प्रवणता पढ़ी थी? थोड़ा सा याद कीजिए। कक्षा 11 में हम फिजिक्स पढ़ी थी, उसमें वेग प्रवणता पढ़ी थी और कौन से पाठ में पढ़ा था? याद कीजिए, हमने कक्षा 11 में श्यानता नामक टॉपिक पढ़ा था। उस समय हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया कि श्यानता गुणांक का मान
परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और श्यानता का मान परतों की वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। उसके बाद गुरुजी ने यह बताया कि ईटा का मान दोनों के भी समानुपाती होता है। वहाँ पर हमने वेग प्रवणता के बारे में चर्चा की थी। आज हमें दोबारा मौका मिला है उसी वेग प्रवणता के बारे में पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने लेमडा भी लिखा है। लेमडा क्या है? कल हमने पढ़ा था, माध्य मुक्त पथ है। लेमडा है माध्य मुक्त पथ। माना हम मान लेते हैं कि गैस के अणुओं का संख्या घनत्व n है। गैस के अणुओं का संख्या घनत्व कितना मान लेते हैं हम? n मान लेते हैं। माना गैस के अणुओं का संख्या घनत्व n है और वर्ग माध्य मूल वेग CRMS है। माना गैस के अणुओं का संख्या घनत्व n है और वर्ग माध्य मूल वेग CRMS है। वर्ग माध्य मूल वेग CRMS है। देखिए सतह P पर उपस्थित अणु का वेग क्या है? सतह P पर उपस्थित अणु का वेग क्या है? चित्र से स्पष्ट है, v है। और उसके ऊपर स्थित अणु कौन सा अणु है? उसके ऊपर स्थित कोई भी अणु है जो r पर उपस्थित होगा, उसका वेग क्या है? v प्लस लेमडा dv/dz है। और P पर स्थित अणु r पर स्थित अणुओं के वेग को घटाने का प्रयास करेंगे, जबकि r वाले अणु इसके विपरीत कार्य करेंगे। देखिए P पर स्थित अणु है वो r पर स्थित अणु, ये यहाँ पर स्थित अणु है वो यहाँ पर स्थित अणु के वेग को घटाने का प्रयास करेंगे, जबकि यहाँ पर स्थित अणु है वो इसके यहाँ पर स्थित अणु के वेग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। अर्थात लगातार दो परतों के मध्य एक ऐसा स्पर्श रेखीय बल कार्य करेगा जिसका कार्य परतों के मध्य वेग अंतर को समाप्त करना होगा। यानी दोनों के मध्य में एक ऐसा स्पर्श रेखीय बल कार्य करेगा जो बल दोनों के मध्य दोनों के मध्य वेग अंतर को समाप्त करेगा। वेग अंतर को समाप्त कैसे करेगा? ये इसके यहाँ पर स्थित जो कण है, अणु है, वो r पर स्थित अणु का वेग को कम करेगा और r पर स्थित अणु है वो p के वेग को बढ़ाएगा। तो यानी एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, दोनों का वेग बराबर हो जाएगा, वेग अंतर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो बल लग रहा है दोनों के बीच में, उस बल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा बल कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। यदि इस गति को हमें लगातार बनाए रखना है तो हमें एक ऐसे बाह्य बल की आवश्यकता होगी जो आयाम में श्यान बल के बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। यानी श्यान बल के विपरीत हमें एक बल लगाना पड़ेगा, तभी ये गतिशील अणु रहेंगे। चूंकि अणु है वो 6 संभव दिशाओं में गति कर सकता है। अणु कौन सी 6 संभव दिशाओं में गति कर सकता है? कोई भी अणु है वो +x दिशा में गति कर सकता है, -x दिशा में गति कर सकता है, +y दिशा में गति कर सकता है, -y दिशा में गति कर सकता है, +z दिशा में अणु गति कर सकता है, -z दिशा में भी अणु गति कर सकता है। ये कितनी दिशाएं होगी? 6 दिशाएं में अणु 6 दिशाओं में अणु गति कर सकता है। अतः एक दिशा विशेष में गतिशील अणुओं का संख्या घनत्व, अणु की संख्या घनत्व कितना होगा? n/6 होगा। एक दिशा में 6 दिशा में कितना है? 6 दिशा में अणु का वेग n है। पर्टिकुलर एक दिशा में अणु का संख्या घनत्व कितना होगा? n/6 होगा।
और एक दिशा विशेष में इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी? n/6 इंटू सी हो जाएगी। भाई देखिए, यदि एक अणु का द्रव्यमान m हो तो देखिए, यदि एक अणु का द्रव्यमान m हो, यदि m हो तो सतह P पर स्थित अणुओं का सतह P पर स्थित अणुओं का सतह R पर स्थित अणु द्वारा स्थानांतरित संवेग कितना होगा? संवेग को हम m v प्लस लेमडा dv बटा dz से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार Q पर स्थित, यहाँ पर हम लिख देंगे Q पर स्थित अणुओं द्वारा सतह P पर, यहाँ पर लिखेंगे P पर अणुओं का ऊपर की ओर स्थानांतरण संवेग कितना होगा भाई? m v माइनस लेमडा dv बटा dz। और परिणामी संवेग स्थानांतरण कितना होगा? इसमें से ये घटा देंगे। परिणामी संवेग स्थानांतरण कितना होगा? घटाइए भाई, इसमें से ये घटा दीजिए। m v प्लस लेमडा dv बटा dz माइनस m v माइनस लेमडा dv बटा dz। भाई एक जैसे पदों को हम काट देंगे और बाकी जो है वो जुड़ गए। कितना आएगा? 2m लेमडा dv बटा dz। और इकाई क्षेत्रफल में एक सेकंड में एक दिशा में स्थानांतरित संवेग कितना होगा? n/6 c से उसे गुणा कर देंगे। देखिए, इकाई क्षेत्रफल में इकाई क्षेत्रफल में एक सेकंड में एक दिशा में स्थानांतरित संवेग कितना होगा भाई? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2m लेमडा dv बटा dz, इसको मल्टीप्लाई करेंगे nc बटा 6 से, हमारे पास आ जाएगा 1/3 m nc लेमडा dv बटा dz। देखिए, अब लगने वाला बल हम ज्ञात कर लेंगे। अतः एक दिशा में इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल
F होगा। समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 1। देखिए श्यान बल की परिभाषा से हम जानते हैं कि श्यान बल क्षेत्रफल और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, अतः इकाई क्षेत्रफल में कार्यरत श्यान बल भी वेग प्रवणता के समानुपाती होगा। हम ले रहे हैं क्षेत्रफल इकाई, समानुपाती का चिन्ह हटाइए। इक्वेशन नंबर 2, जब साम्य अवस्था होगी तो उस समय क्या होगा, F और F का मान बराबर हो जाएगा, बराबर कर दीजिए 1/3 MNC लैम्डा dV बटा dz ईटा dV बटा dz। F और F को जो ही हम बराबर करेंगे, अब हम ईटा का मान याद करेंगे। ईटा का मान आएगा dV बटा dz से दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा। ईटा का मान आएगा 3 MNC लैम्डा। Mn क्या है, घनत्व है। इक्वेशन नंबर 4 देंगे, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 में कल हमने माध्य मुक्त पथ का व्यंजक स्थापित किया था। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। माध्य मुक्त पथ का व्यंजक एक बार दोबारा याद कीजिए। कल हमने ये स्थापित किया था लैम्डा बराबर 1/√2 पाई स्क्वायर dn। कल हमारा व्यंजक ये था लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d स्क्वायर n। इसको हम लैम्डा के स्थान पर इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर फोर में लैम्डा का मान रख दीजिए भाई। ईटा बराबर 1/3 रो इंटू सी बटा √2 पाई d स्क्वायर n। समीकरण नंबर 5। देखिए रो बटा n को हम m लिखते हैं, तो ईटा का मान क्या हो जाएगा 1/3 m इंटू सी बटा √2 पाई d स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। भाई समीकरण 6 से आप देखो क्या लिख सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 6 से स्पष्ट है कि ये है c किसके समानुपाती है, √t के, और m है वो कांस्टेंट है, d घनत्व भी कांस्टेंट है, तो ईटा है वो किसके समानुपाती है, √t के। समीकरण नंबर 7 नोट करें। समीकरण नंबर 7, ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है, ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। एक बार दोबारा से सुनिए कि हमने संवेग स्थानांतरण पढ़ा है। संवेग का स्थानांतरण गैसों में इसको हम या श्यानता से भी लिख सकते हैं। हमने श्यानता को भी इस क्वेश्चन में परिभाषित किया है। सबसे पहले हमने एक ये माना था कि एक गैस है वो अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है, और गैस की अलग अलग परतें क्या होती है, गतिशील होती है। इन परतों का वेग अलग अलग हो सकता है, और जिस परत का वेग कम होगा उस पर एक ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग है वो बढ़ जाए, और जिस परत का वेग अधिक होगा
उस परत पर एक ऐसा बल लगेगा जिससे उसका वेग क्या हो जाए, कम हो जाए। हमने एक चित्र बनाया था, उस चित्र में P, Q, R 3 परतें थी और AB एक स्थिर सतह थी। AB एक स्थिर सतह थी जिस पर Z माइनस लेमडा, Z और Z प्लस लेमडा 3 ऊंचाइयों पर 3 अलग अलग गतिशील परतें P, Q और R हमने दिखाई है। अब तीनों परतों का वेग क्या था? सबसे ऊपर वाली वेग का था v माइनस लेमडा dv बटा dz। बीच वाली परत का वेग याद कीजिए, बिना देखे बोलिए, v था। सबसे नीचे वाली परत का वेग था v प्लस लेमडा dv बटा dz था। और यहाँ पर बार बार हमने dv बटा dz लिखा है, बार बार लिखा है, समीकरण 2 में भी लिखा है, उससे ऊपर भी समीकरण 1 में लिखा हुआ है। ये dv बटा dz क्या है? यह है dv बटा dz, हम कक्षा 11 में पढ़कर आए थे, वही वेग प्रवणता है। अब देखिए भाई, हमने ये माना है कि गैस के अणुओं का संख्या घनत्व n है और गैस का वर्ग मध्य मूल वेग हमने माना है CRMS है। भाई सतह P पर उपस्थित अणु का वेग कितना था? v था। जबकि उसके ऊपर स्थित अणु का वेग कितना था? v प्लस लेमडा dv बटा dz था। P पर स्थित अणु R पर स्थित अणुओं के वेग को घटाने का प्रयास करेंगे, जबकि R वाले अणु इसके विपरीत कार्य करेंगे। अर्थात दो क्रमागत परतों के बीच में एक ऐसा स्पर्श रेखीय बल कार्य करेगा जिसका कार्य परतों के मध्य वेग अंतर को समाप्त करना है। जो 3 परतें हमने बनाई थी ना, सबसे ऊपर वाली परत बीच वाली परत के वेग को बढ़ाने का प्रयास करेगी, बीच वाली परत ऊपर वाली परत के वेग को घटाने के प्रयास करेगी। इस प्रकार दोनों परतें आपस में एक दूसरे के विपरीत कौन सा बल लगाएगी? सयान बल लगाते हुए आपस में एक दूसरे के वेग अंतर को समाप्त कर देगी, यानी दोनों का वेग अंत में समान हो जाएगा। लेकिन अगर इस वेग को हमें बनाए रखना है तो हमें बाहर से एक ऐसे बल का उपयोग करना पड़ेगा या एक ऐसा बल लगाना पड़ेगा जो बल सयान बल के परिमाण के बराबर हो लेकिन दिशा में उसके विपरीत हो, तभी ये गैस के अणु गतिशील रह सकते हैं। देखिए, यदि हम जानते हैं कि गैस है वो किसी दिशा विशेष में नहीं बल्कि 6 दिशाओं में +x -x +y -y +z -z, इन 6 दिशाओं में किसी गैस का स्वतंत्र अणु है वो गति कर सकता है। इस आधार पर एक दिशा विशेष में इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाले अणुओं की संख्या n/6 × c होगी। यदि एक अणु का द्रव्यमान m मान ले तो सतह P पर स्थित अणुओं का सतह R पर स्थित अणु द्वारा स्थानांतरित संवेग होगा m × v प्लस लेमडा dv बटा dz। इसी प्रकार क्या होगा? Q पर स्थित अणु द्वारा P पर स्थित अणु का ऊपर की ओर स्थानांतरित संवेग कितना होगा? उसमें घटा दीजिए, m माइनस हो जाएगा mv माइनस लेमडा dv बटा dz। और परिणामी संवेग परिवर्तन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा संवेग में से कम संवेग को घटा देंगे, हमारे पास परिणामी संवेग प्राप्त हो जाएगा 2m लेमडा dv बटा dz। अतः इकाई क्षेत्रफल में 1 सेकंड में एक दिशा में स्थानांतरित संवेग कितना होगा? जो संवेग हमारा आया है उसे n/6 × c से हम गुणा कर देंगे। अतः और एक दिशा में इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना होगा? ये रहा समीकरण नंबर 1 में, एक दिशा में इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। हम जानते हैं कि सयान बल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। यदि इकाई क्षेत्रफल की परतों की बात करें तो इसका मान इसके बराबर होगा। जो ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक हमारे पास आएगा, ईटा हमारे पास एक नियतांक आएगा और साम्य अवस्था की स्थिति में हम दोनों बलों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। F और F को जो ही हम बराबर करेंगे और F और F का मान रखेंगे तो दोनों ओर एक जैसे पद dv बटा dz को कैंसिल हो जाएंगे और ईटा का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1/3 mnc लेमडा और हम ईटा का मान प्राप्त कर लेंगे।
आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।